नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे पास मेहमान स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सर। बिहार के चुनाव का विश्लेषण कल से अब तक लगातार जारी है। पहले चरण की वोटिंग में क्या हुआ? अच्छा, बंपर वोटिंग हुई, 64% वोट पड़े हैं। वोटर्स ने सारे मतदान के पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आज तक मात्र 3 इलेक्शन थे बिहार के जिसमें 60% या उससे ऊपर वोट पड़े थे, कभी भी। और आप देखिए 64% तक आंकड़ा तो कभी नहीं पहुंचा, जो पिछली बार जो कल जो है पहुंच गया है। अब इस बंपर वोटिंग ने यह साफ कर दिया कि बिहार में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया इलेक्शन कमीशन ने, यह जरूरी भी था और बिल्कुल कारगर साबित हुआ। कैसे? पहले मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारा विश्लेषण कल के चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन का इस आधार पर किया जा रहा है कि यह ज्यादा बढ़ा हुआ वोट किसको मिलेगा। हमें यह जानना जरूरी है कि वोट कितना ज्यादा पड़ा पिछली बार से। बिहार में एसआईआर से पहले 7 करोड़ 89 लाख 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। इनमें से 65 लाख नाम कट गए। वो नाम कौन से थे? जो मृत मतदाताओं के कार्ड अभी भी बने हुए थे, जो 2 जगह जिनका नाम लिखा हुआ था, ऐसे लोग थे। जो माइग्रेट कर गए थे, वोट कहीं और बन गया था, यहां बना हुआ है, ऐसे लोग थे। इनके अलावा 14 लाख नए नाम जुड़े, जिसमें कोई फर्स्ट टाइम वोटर होगा, जिसका पहले कार्ड नहीं बना था, उसने कार्ड बनवाया। तो ऐसे 14 लाख नाम थे। मतलब फाइनल वोटर्स का आंकड़ा, एलिजिबल वोटर्स का आंकड़ा पहुंचता है 7 करोड़ 41 लाख 92,357। फिर रिपीट कर दूं, 7 करोड़ 41 लाख 92,000, मतलब 7.42 करोड़ मोटा मोटा आप मान लीजिए। अब इसका निकालिए 64% कि इतने में से 64% लोगों ने वोट किया। तो कल अपना वोट डालकर आने वाले लोगों की संख्या थी 4 करोड़ 74 लाख 82,908, मोटा मोटा 4 करोड़ 75 लाख। अब पिछले इलेक्शन में 2020 में जो टोटल एब्सोल्यूट वोट पड़ा था वो था 4 करोड़ 18 लाख 18,842। इसका अब इस बार के इस 64% के वोटिंग के मुताबिक अगर आप इससे तुलना करेंगे तो इस बार 56 लाख 64,066 वोट पिछली बार से ज्यादा पड़े। मतलब इसको भी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं कि 56 लाख वोट पिछली बार से ज्यादा इस बार बिहार के इलेक्शन के अंदर पोल किया गया है। वोट कटने के बाद, नए वोट जुड़ने के बाद, और जो टर्नआउट बढ़ा, इसका मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार एब्सोल्यूट नंबर में 56 लाख वोट लोगों ने ज्यादा वोट किया। अब सवाल यही है कि यह 56 लाख वोट का अधिकांश किसको गया? एनडीए को गया या महागठबंधन को गया? कहते हैं अगर युवा ज्यादा निकले मतलब वो महागठबंधन को फायदा, महिलाएं अगर ज्यादा निकली हैं तो वो उसका मतलब वो एनडीए को ज्यादा फायदा। तो हमें आज जो गुणा भाग कर रहा है वो सारा इन 56 लाख का करना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कल से दावे तो, क्योंकि आधा चुनाव हुआ है, आधा तो बाकी है, तो सारी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। तो वो मैं आपको बहुत जल्दी दिखा देता हूं कि क्या क्या दावा है कल के बाद का, तीनों कैंप का। 3 कैंप मतलब तेजस्वी यादव का, बीजेपी का, और तीसरा कैंप जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई ये बंपर वोटिंग यही दिखा करके कि ये महागठबंधन की जीत पर मोहर लगी है 121 सीट पर। सुन लीजिए। बंपर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। आप कहीं हंस क्यों रहे हैं? तेजस्वी जी टी शर्ट ही पहनते हैं आजकल। अरे अब कोई सीरियस डिस्कशन नहीं है, लेकिन कल के एक बहुत बड़े पत्रकार, अवार्ड विनिंग पत्रकार, आप लोग जैसे नहीं, बहुत बड़े अवार्ड विनिंग, उन्होंने एक वीडियो उनका कल से वायरल है कि अलग अलग रंगों की टी शर्ट पहनते हैं। तेजस्वी जी क्यों पहनते हैं? दिन के हिसाब से रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो वो वीडियो चला तो किसने लिखा, बड़े कठोर सवाल पूछे भैया आपने। जो तोहमत हम लोगों को दी जाती है, बड़े कठोर सवाल पूछते हैं। उनसे वही दिया गया कि बड़े कठोर सवाल पूछे तेजस्वी जी से कि कौन से रंग का टी शर्ट किस दिन पहनना है। तो ये है कि गांधी परिवार से इंटरव्यू हो तो साड़ी कौन सी अच्छी लगती है, हाँ। किचन में खाना कौन सा बनाते हैं, समोसे के साथ हरी चटनी या लाल चटनी, जलेबी, टी शर्ट मतलब युवाओं से जुड़ने का क्या जरिया है, हाँ। बुलेट पर राहुल और तेजस्वी चलें तो लगा कि कैसे युवा से कनेक्ट करने को, वरना जो बुलेट आतंक का, गुंडाराज का पर्याय थी उसको कैसे बदल दिया। मुझे लगता है कि लोगों को
प्रशिक्षण लेना चाहिए। लेकिन ये है कि किस तरह से आप दरबारी चाशनी वाली जो पत्रकारिता है वो कर सकते हैं। उसको छोड़ दीजिए, चलो वो तो असाइड। लेकिन ये जो हो रहा है ना, टी शर्ट कल्चर जो नेताओं में, युवा नेताओं में खास कर है, वो है ये कि युवाओं को अपील करें किसी तरीके से। हम तुम में से ही एक है यार, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम टी शर्ट पहनते हैं, हमको क्यों स्टार्च वाला कुर्ता पजामा हर वक्त पहने रहना है। खैर एनीवे, ये तो तेजस्वी जी की बात हुई। तो इन्होंने भी कहा वोटर टर्नआउट मतलब मैं जीत गया। अब सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने तो नंबर दिया 121 सीट पर इतना मतदान, इसका मतलब यह है कि हम 121 में से 100 सीट जीत रहे हैं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। अब सम्राट जी कह रहे हैं कि वो महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार मतलब तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं राघोपुर से। अरे मैंने कि उधर से सुना कि तारापुर से ये चुनाव हार रहे हैं। तो अभी ये सब दावा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सुना इसलिए रहा हूं कि पता चल जाता है आदमी की कितनी कन्विंसिंग है, उसकी टोन कितनी कन्विंसिंग है। अब तीसरा जो कैंप है प्रशांत किशोर का, उनका भी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि प्रवासी मजदूर भी एक बड़ा फैक्टर है और बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इसका मतलब ही ये है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और विकल्प मैं हूं। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और मतलब वोटिंग बढ़ी हमारा। अब सर आपको बताना है ये कि एक्चुअली में जो 56 लाख वोट ज्यादा पड़ा है, ये किसको ज्यादा ये वोट पड़ा, मतलब हम ये सीधी बात ये है। अब जो अगला जो चरण है, जो 11 तारीख को वोट पड़ेगा, उसमें एनडीए को 70 सीट मिली थी और 52 मिली थी महागठबंधन को। ये और ज्यादा फेवरेबल था एनडीए के लिए। अब अगर इसका मतलब एनडीए की बात को सही माने कि हमने पिछली आधी सीटों में ही कमाल कर दिया, तो आगे तो ज्यादा करेंगे। तो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2010 की 206 सीट से ज्यादा, वो मुमकिन है। अगर कल ही पिछड़ गए तो फिर अगला फेज तो टफ है और ज्यादा। सर देखिए, जब इस प्रकार से प्रचंड बयार हो तो उसके परिणाम में भी उथल पुथल की संभावना रहती है। उथल पुथल पक्ष और विपक्ष दोनों में जाता है। और 2005 से अगर आप बिहार के चुनाव का एनालिसिस करें तो केवल आप देखेंगे कि एक चुनाव 2015 का ऐसा था जिसमें नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ लालू जी आए थे। उनकी मरी हुई, जनता के द्वारा नकारी हुई, परिवार के सभी लोगों को पराजित करके राजनीतिक हंसिये में धकेली हुई जनता को हार करके नीतीश कुमार के साथ उनको वोट देना पड़ा था। उसके बाद तो कभी परीक्षण हुआ नहीं साथ में। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें 137 सीटों पर चूंकि लोजपा आर ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और डायरेक्ट 33 सीटें हरवा दिया था वो जनता दल यू के, इसलिए उस बार का परिणाम थोड़ा दूसरे प्रकार का था। इस बार वो स्थिति नहीं है। और जो बिहार के पूरी यात्रा में मैंने देखा है, खासकर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जनजाति की महिलाओं में, अलग अलग वर्गों की महिलाओं में, कि नाम ले कि किसका वोट देना है, तो लगता है जैसे उनके अंदर एक ऐसी चेतना है मोदी के नाम की और नीतीश के नाम की कि वो बोलते हैं मोदी को देंगे। तो वो जो एक भाव है, अगर इतनी संख्या बढ़ी है तो यह साफ है कि 2010 का जो चुनाव था, 2010 में रिकॉर्ड चला था और 46% से 6.5% वोट बढ़ा था। 52-52.5% करीब वोटिंग हुई थी।
बिहार में सत्ता परिवर्तन कम वोट में हुआ था, 45 और 40% था 2005 अक्टूबर नवंबर 2005 फरवरी और 2005 अक्टूबर नवंबर में कोई बहुत ज्यादा। उसके बाद 6% 6.5% वोट बढ़ा था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जबरदस्त बहुमत आई थी जनता पार्टी। बिहार में पिछले 20-25 साल से हर चुनाव में वोट बढ़ ही रहा है, इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं, लेकिन देखिए 55, 56, 57 वही मतलब इससे ज्यादा कभी नहीं रहा, 1-2%। बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़ी कम तो कभी नहीं हुआ 20 साल में। अब हार जीत का वैसे कोई डायरेक्ट पैमाना नहीं है। झारखंड में वोट बढ़ गया था, हेमंत सोरेन रिपीट हो गए थे। महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया था, रिपीट हो गई फडणवीस की सरकार, वो भी कैसे। दिल्ली में वोट कम हो गया था, केजरीवाल जी बाहर हो गए। तो वोट बढ़ने से हार और जीत का इंकम्बेंट के ऊपर कोई सीधा रिश्ता नहीं है, एक बात तो ये है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार हर आदमी क्लेम कर रहा है ज्यादा बड़ा वोट मेरा है। नहीं, वो ऐसा है कि 2010 से प्रवृत्ति बदली है। पहले हम लोग टेलीविजन पर होते थे तो वोट बढ़ने का मतलब हो जाता है कि जो पावर में है, जो सत्ता है, उसके विरुद्ध जा रहा है। 2010 से जो ट्रेंड है कि वोट बढ़ा है, सरकार वापस आई है। नीतीश की सरकार, तो अलग अलग राज्यों में सरकारें वापस आई हैं। वोट घटा है, फिर भी सरकारें वापस आ गई। पहला फेज किसका था, फिर बता दें, आपकी अभी की रिपोर्ट क्या कह रही है? इस समय की रिपोर्ट के अनुसार तो मेरा मानना है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, खासकर भाजपा और जनता दल यू, क्योंकि इस फेज में हम नहीं था और एक सीट रालोमो को था, ये इसका फेज लग रहा है। महुआ पर मेरा ध्यान है ज्यादा कि महुआ का रिजल्ट पिछली बार 60 था, बढ़ेगा इससे एनडीए इन 121 में से जो कल नहीं, वो जो देखिए बिहार में जो बता रहे थे सम्राट चौधरी, मैं उनको सपोर्ट करूं न करूं, लेकिन ये पहले घटित हो चुका है। ये बिहार के इतिहास 2010 में ऐसा चुनाव परिणाम आया है, इसलिए वो जो कह रहे हैं मैं उसको न तो स्वीकार कर सकता हूं न अस्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कल के चुनाव की जो मैंने रिपोर्टिंग ली है कि 90 के ऊपर तो जाना चाहिए भाजपा और बाकी 121 में 90 के ऊपर जाना चाहिए। कल की जो फिर सोच लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जैसे मुजफ्फरपुर सीट थी, मैं श्योर मान रहा था, जिन लोगों ने कहा कि यह सीट हम हार जाएंगे, मैं रात मैंने पूछा तो बोले कि नहीं सर, अंतिम वोटिंग के समय में बहुत चेंजिंग आया है। आपने फिर छोड़ा क्या? 121 में आप 90 आपने बोल दिया, तो महागठबंधन जो है वो 31 बोल रहे हैं आप। 31 पर त्रिपाठी जी क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए जो SIR के बाद जो परिणाम दिख रहा है मत प्रतिशत का, चुनाव का नहीं, वो परिणाम क्या बता रहा है कि जो वोटर हैं वो ज्यादातर जेन्युइन है। इन्हीं वोटर्स को लेकर राहुल गांधी आशंका जता रहे थे। तेजस्वी एक समय में कह रहे थे कि हम चुनाव ही छोड़ देंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम चुनाव में बने रहेंगे। अब अगर इसको यूं देखें तो इसका मतलब इसमें का एक बड़ा वर्ग होगा जो या तो उसका वोट नहीं जुड़ा था, या जो बोगस वोटिंग थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनका दुरुपयोग होता रहा होगा। तो अगर उसके आधार पर माने तो वोटिंग बड़ी अच्छी, सबसे पहले यहां से शुरू करें। दूसरा, 121 में कितनी सीटें आएंगी तो चूंकि सीटवार बताना थोड़ा कठिन होता है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मेरा भी बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है कि 70 से 80 के बीच में एनडीए की सीटें इन 121 में दिख रही हैं। अब वो कई बार कुछ लोकल फैक्टर काम करते हैं, उसमें समीकरण आपको नंबर एकदम से उलट दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग दिखी है वही दिखी। सिर्फ 5 विधानसभा सीटों को छोड़ दें तो 50% के नीचे तो कहीं रहा ही नहीं। कई सीटों पर तो 70, 72, 74 ऐसे भी गया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हमें किस राह पर चलना है। और मैं बार बार कहता हूं, जो जिस तरफ बिहार जा रहा है उससे डिरेल नहीं होने वाला है। ऑफ ट्रैक होने की स्थिति में बिहारी नहीं है, जिसमें प्रवासी भी है, जिसमें महिलाएं भी है। आपने कहा इस एनडीए को इस बार पिछले कल वाले चरण में 121 में 70 से 80, बिल्कुल पिछली 2020 के 60 के मुकाबले मिनिमम 10 तो आप बढ़ा के, हाँ, बिल्कुल मिनिमम 10 पिछली बार बढ़ेगी। ठीक है सर, विजय जी। देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एक तो ये सबसे अच्छी बात है बिल्कुल देश की डेमोक्रेसी के लिए भी। और जो हम लोग बार बार चर्चा करते थे, तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार बदलने या नहीं बदलने पर वोटिंग परसेंटेज का। 95 से देखें, 95 में लालू जी की सरकार आई थी, इसलिए मैं 95 का जिक्र कर रहा हूँ। तो उस समय 61.79% वोट था, और फिर 2000 में बढ़कर 62 से 57 में, मतलब करीब 1% बढ़ा, लेकिन लालू जी की सरकार रही, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ वोट बढ़ने के बाद भी। 2005 को देखेंगे तो 2005 में वोट घट गया है, परसेंटेज जो 62.57 था वो घट के 45.85 हो गया, लेकिन पूरा का पूरा बदलाव हो गया, नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार आ गई। मतलब वोट परसेंटेज घट गया करीब करीब, यदि उसको देखें 62 से 15,
बहुत बड़ा परसेंटेज है, 10% से भी ज़्यादा परसेंट कम हुआ है लालू जी के सरकार के अगले चुनाव में। हाँ, अच्छा। और उसमें नीतीश जी आ गए, ठीक है, मतलब पूरी सरकार बदल गई। फिर 2010 का जिक्र हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा और सरकार नहीं बदली और वो सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का रहा। लेकिन जब 2010 की बात करते हैं तो क्या जेडीयू फिर से वैसा प्रदर्शन करने वाली है, मतलब वो नंबर 1 पार्टी हो जाएगी? 83% स्ट्राइक रेट वाला। हाँ, 115 सीट थी जेडीयू की उस समय और 91 थी बीजेपी की। तो क्या जेडीयू नंबर 1 बनेगी इसमें चुनाव में? तो वोटिंग परसेंटेज की बात यह है। दूसरा, मैं उनको, अब ये तो बाद में इलेक्शन कमीशन का जब डिटेल आएगा कि क्या महिला वोटर बढ़े, क्या युवा वोटर बढ़े, उसका कितना असर पड़ता है। महिला वोटर बढ़ रहे हैं तो साफ साफ ही मोटे तौर पे देखा जा रहा है कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है। युवा वोटर प्रशांत जी के साथ भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। एसआईआर की वजह से जो वोट घटे तो उससे परसेंटेज बढ़ने में भी मदद मिलती है, एक कारण वो होता है। प्रशांत किशोर जी क्या इतना बड़ा फैक्टर होंगे कि वो इतने परसेंट वोट ले आए, 8%, 10%, 5%? वो भी एक वोट बढ़ने का कारण हो सकता है कि वो परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वोटिंग परसेंटेज से एनडीए को नुकसान हो रहा हो, ऐसा आज की तारीख में अभी नहीं लग रहा कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर सीटों पे मजबूत मुकाबला हो, वोटिंग परसेंटेज सबका बढ़ रहा है, कुछ जगह ट्रायंगल हो गया हो। एक और बात हम देख रहे हैं लोकतंत्र में कि जो गरीब, दलित, पिछड़ा, निरक्षर है या कम साक्षर है, वो लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। शहरों में कम वोट हुआ कल? शहरों में पटना में सबसे कम हुआ है, जो पटना बिहार की सबसे मतलब विकसित शहर माना जा सकता है, एफ्लुएंस होने के हिसाब से भी, पढ़ने के हिसाब से भी, वहां पे सबसे कम परसेंटेज है। शहरों में अच्छा करती है एनडीए? एनडीए अच्छा करती है। हाँ, नहीं, मैं उसको एफ्लुएंट बदल गया, पहले शहरी पार्टी थी। नहीं, मैं एफ्लुएंट होने के वोटर की बात कर, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। कि जो पिछड़ा है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है और पटना में सबसे कम है। ये दोनों शहरों को उस तरह से देखें वोटर के लिहाज से। पार्टीज के हिसाब से बीजेपी के पास 35 सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं करीब करीब शहरी वहाँ पर बिहार में। कोई ज़्यादा सीटें अर्बन सीट्स के तौर पे नहीं है इलेक्शन कमीशन में, तो वो सीटें मोटे तौर पे बीजेपी के साथ हैं। ठीक है सर। अब आप पिछली, मैं ये जानना चाह रहा हूं 121 में से पिछली बार का ये कल वाला जो है पोलिंग है, बाय एंड लार्ज किसके लिए ज्यादा फेवरेबल आपको लगी, या आप नहीं पहुंचे अभी किसी निष्कर्ष पर? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। ये तो सर फिर वही बीच की बात होगी। नहीं, ये अब फिर आप कहेंगे कि आप कितनी सीटें बढ़ा, नहीं, मैं ये तो तय हो कि प्रशांत किशोर को कितना वोट, नहीं सुरक्षित क्यों, जो नहीं समझ आ रही बात, जिसके लिए मैं सबसे बड़ा विरोध कर रहा था कि प्रशांत किशोर जी अच्छा नहीं करेंगे। अगर प्रशांत किशोर जी ने अच्छा किया है तो चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है ना। मैं एक विश्लेषक की बात सुन रहा था प्रशांत किशोर जी को लेकर के, और उन्होंने अभी तक जो प्रशांत किशोर जी की भूमिका इस चुनाव में बताई कि उसके बिल्कुल विपरीत बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए का ज्यादा वोट काटेंगे, लेकिन कल की वोटिंग के बाद ऐसा लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी वाला ज्यादा वोट ले गए। उन्होंने बिल्कुल एक अलग बात कही। तो क्या प्रशांत किशोर अभी भी एक अबूझ फिनोमिना है, नहीं अभी भी डिकोड हो पा रहे क्या? नहीं, मुझे लगता है ये मैं सबों के विश्लेषण से थोड़ा अलग अपनी राय रखता हूँ। मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पर निर्भर करता है। बहुत जगह जो है वो एनडीए को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। खास करके मैं औरंगाबाद जिले का देख रहा हूँ तो वहाँ पर वो बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। नवादा में वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। जो है वो बेगूसराय डैमेज कर रहे हैं, एनडीए को मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछली दफा जो हुआ था, यदि वीआईपी को हम काउंट कर लें आज के दिन में महागठबंधन में, तो ऐसी स्थिति में दोनों का लगभग बराबर था जो अभी का चुनाव हुआ है। तो वो आंकड़े को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो हम लोग अभी आंकड़े का जिक्र कर रहे थे उसमें ध्यान ये रखना चाहिए था कि 121 जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर वोटिंग हुई है उसमें पिछली दफा कितने मतदाता थे और अभी की जो 121 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसमें कितने मतदाता हैं और उसका कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, और उस समय कितने परसेंटेज उसकी वोटिंग हुई थी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आज के दिन में उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने परसेंटेज पे वोटिंग हुए। हमको तुलना इस ढंग से करनी चाहिए। तो नहीं, मैंने जो बताया मोटा-मोटी एवरेज निकाला, वो बहुत आसान है। हम कह रहे हैं तो वो टोटल बोल रहे हैं, मतलब कि चुनाव में अगर टर्नआउट 64% ही रहता है तो 243 सीटों पर 56 लाख अतिरिक्त वोट पड़ने चाहिए। मैं आधा कर लीजिए, मैं ऐसा 56 का आधा कितना होता है? 28 लाख ज्यादा वोट पड़े होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एवरेज जो होता है ना, कई बार एक्सट्रीम से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप एक जगह 1 लाख वोट से जीत जाते हैं,
दूसरी जगह जैसे हमारे कहते हैं ना, हमारे बार बार करते हैं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम में तो अडानी का इनकम भी हमारे साथ जुड़ जाता है ना, इसलिए तो हमारी स्थिति हो जाती है। हम चाहे बेशक 1 लाख रुपए वाला हो, लेकिन उसमें तो बड़े बड़े लोग के मैंने पैसे जुड़ जाते हैं। मोटा मोटी ये हाल है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन बहुत टफ है, बिहार का इलेक्शन। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं 121 में 90 एनडीए कल। नहीं, देखिए सबका आकलन है, कई बार होता है ना कि मैं कल से बात कर रहा हूं कि हमारी क्या इच्छा है, कई बार हम अपना विश्लेषण भी उसी अनुसार कर डालते हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां जीते। ये टिप्पणी नहीं, मैंने देखिए, मैंने व्यक्तिगत ये टिप्पणी कि हमारी इच्छा है, ऐसा है कि मैं इसका तो उत्तर देना पड़ेगा, मेरा भी एक विश्लेषण। नहीं, इसको रोक, नहीं, ये तो दे दीजिए, इच्छा है कि बोल तो लेने दीजिए सर। नहीं, आप घेर रहे हैं, इच्छा हमारी क्या है, उसके लिए हम यहाँ नहीं खड़े हैं। विड्रॉ कर लीजिए। मैं देख के क्या आया हूँ, विड्रॉ कर लीजिए। जो व्यवहार में क्या है वो उसके बारे में बात कर रहा हूं। इनके कुछ बात का सपोर्ट करते हुए अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ कहां वो मैं देख के आया हूं कि कहां वो डैमेज कर सकता है। 21 सीटें ऐसे हैं। आपके लिए नहीं कह रहे थे? नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि बार ये मैंने एक चैनल पर, अन्य चैनल पर भी कहा, जहां पर वो मतलब जहां पर अवधेश जी नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? जहां पर अवधेश जी नहीं थे, इतना बहुत आपने बहुत अच्छा किया है ये क्लैरिफाई करके। मतलब उनके लिए सौरभ के प्रोग्राम की विशेषता क्या है कि हर्षवर्धन जी ने कहा हम बतियाते हैं, और बतियाना वाला बात है ना, जो दुनिया में कहीं नहीं है। बतियाने का इतना अच्छा टीआरपी निकलता है, तो हम निचोड़ बता रहे हैं आपको। निचोड़ ये है कि ये इलेक्शन टफ है और मोबिलाइजेशन हर के तरफ से हुआ है। यदि आप कहेंगे तो ये भी आंकड़े निकल करके आ रहे हैं कि सीवान से जो जिसे कहते हैं आप सीमांचल एरिया से कैंडिडेट अपने अपने धर्मों को, अपनी अपनी जातियों के लिए टिकट सुनिश्चित किए हैं कि आप आइए। समझ रहे हैं सर? एक लाइन कर लोग भी पिछली बार जो लगभग बराबरी पे थे दोनों गठबंधन, इस बार कौन बेहतर करना चाहिए पिछले फेज में? मैं ये इतना कह सकता हूं कि एनडीए एज पर है। अच्छा। 1-2 सीट का बढ़ोतरी होगा, लेकिन इलेक्शन को यदि हम क्लीन स्वीप की तरफ देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इसमें मैं ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनौती जो थी वो थी कि उनके उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने कार्यकर्ताओं में असंतोष है, और ऐसे करीब 23-24 सीटों पर असंतोष था, और वो एक भूमिका वहां निभा रही थी। कल जब हमने पता किया कि भाई इन लोगों ने वोटिंग में क्या किया है, क्योंकि जो लोग कर रहे थे उनकी क्या भूमिका रही है, तो वो भूमिका उस रूप में नहीं रही है जो 10 दिन 12 दिन 8 दिन 10 दिन पहले दिखाई दे रही थी। एक दूसरा क्या है इस बार के चुनाव में कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, उनके बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन था उनके बीच। मगध के क्षेत्र में कुछ जगह ऐसा था जहां कुर्मी वोट जो है वो बीजेपी को कई जगह नहीं जा रहा था, उसमें बट गया था, बाकी अगर जेडीयू का कैंडिडेट है तो जा रहा था, ये हमने वहां देखा था। तो ये 2 फैक्टर थे। तीसरी जो स्थिति इस बार दिखाई दी है कि लोगों के अंदर ये भाव जरूर मैंने देखा, विरोध करने वाले भी आक्रामक थे, लेकिन आक्रामक में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती थी जहां लोग खड़े हो जाते थे, तो इसलिए वो विरोध तो पहले से है, परमानेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये देख करके कि वो नीचे स्तर पर हम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम इस फेज में अभी नहीं था। लोजपा के साथ 3 सीटों पर प्रॉब्लम इस क्षेत्र में थी बीजेपी के वर्कर को कि ये उन पर आरोप लगा रहे थे कि ये पैसा लेके टिकट बेचता है, इसके लिए हम क्यों काम करें। ये चीजें वहां चल रही थी। तो यही मेरे ख्याल से 7-8 सीटें ये मान लीजिए और 10 के आसपास उधर मान लीजिए, 18-19 सीटों पर थोड़ी दिक्कत ये प्रॉब्लम दिखी। तो आप 121 में 90 कह रहे हैं? 90 कह रहा हूं, 100 कहते हैं, 19 तो वैसे ही तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो इस समय अगर मैं कह रहा हूं 100% हो गई, ये तो अब लगभग 100% और मतलब 90% स्ट्राइक रेट तो मानिए। लेकिन इसमें एक चीज समझाइए, क्योंकि आप वहां जाकर आए, मैं आपसे केवल समझने की एक चीज मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि सर जाकर आए हैं। सर ब्रेक का समय हो रहा है, हां प्लीज आप बोलिए। केवल एक लाइन में समझना चाहता हूं कि जेडीयू का वोट एलजेपी को मिला कि नहीं मिला, और जेडीयू का 100% वोट बीजेपी को मिला कि नहीं मिला। 10 सीट शायद कल लड़ रही थी ना लोजपा। देखिए इस क्षेत्र में जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई समस्या नहीं थी। मगध के क्षेत्र में भाजपा की जो मेन चुनौती है वो गंगा के उस पार है। लोजपा जेडीयू पूछ रहे हैं सर। लोजपा जेडीयू में मैंने बताया लोजपा की 3 सीटों पर इस क्षेत्र में प्रॉब्लम थी।